हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड आपका स्वागत है हमारे चैनल मेटा एजुकेशन में। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर किया है प्रीवियस ईयर्स के। इस वीडियो में भी हम 2019 के पेपर 2 के जो मैथ्स एंड साइंस वाला पोर्शन है उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। आई होप आपके लिए वीडियो फ्रूटफुल रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। इससे पहले वाले क्वेश्चंस हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड्स। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए किया जा सकता है। सेकेंड, रूम थर्मोमीटर्स हैव अ रेंज फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर का परिसर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। थर्ड, लेबोरेटरी थर्मामीटर्स हैव रेंज फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ क्लिनिकल थर्मामीटर। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। इनमें से कौन सा सही कथन है वो बताना है। Yes, so correct answer is option number 4. The range of a laboratory thermometer is greater than that of a clinical thermometer. प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है, क्योंकि देखिए जो भी प्रयोगशाला में हम चीज़ें नापते हैं 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक चीज़ें गर्म हो रही हैं। कोई अगर सॉलिड्स हैं या कोई धातुएं हैं वो इतने टेम्परेचर पर गर्म हो रही हैं, उसमें से चीज़ें निकाली जा रही हैं, अलग करी जा रही हैं, उनको भी हम नापते हैं। तो वहाँ जो थर्मामीटर का जो रेंज है वो ज़्यादा होता है उसके कंपैरिजन में जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, क्योंकि डॉक्टर केवल ह्यूमन का टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ करते हैं, उनका रेंज इतना ज़्यादा नहीं होता है। पर जो लेबोरेटरीज में यूज़ किए जाते हैं उनका रेंज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फर्स्ट कह रहे थे ये डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए किया जाता है, वो तो थर्मामीटर ही गल जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मामीटर्स होते हैं उनका रेंज इतना नहीं होता, ना वो इतने सॉलिड होते हैं कि उनसे बहुत जो भी हम बॉइलिंग लिक्विड्स हैं उनको या उबलते जो द्रव हैं उनको नापा जा सके। सेकंड था रूम थर्मामीटर्स हैव रेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 100 डिग्री। नहीं, 30 डिग्री और 100 डिग्री का रेंज नहीं होता उनका, और नीचे से लेके ऊपर तक का रेंज होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर्स हैव अ रेंज फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी गलत है, क्योंकि लेबोरेटरी में हमें हाई रेंज भी और मिनिमम मतलब माइनस जो ठंडा वाला जो टेम्परेचर होता है माइनस में -400 ये सब टेम्परेचर हमें नापने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए उसका रेंज बड़ा होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर्स का, इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कथन पहचानिए। इनमें से हमें जो गलत कथन है उसको पहचानना है। द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ केरोसिन इज मोर देन दैट ऑफ कोल। केरोसिन का कैलोरी मान या ऊष्मीय मान कोयले के कैलोरी मान से अधिक होता है। सेकंड है द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ कोल इज मोर देन द वुड। कोयले का कैलोरी मान ऊष्मीय मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक होता है। द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज मोर देन एलपीजी। बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी से अधिक होता है। द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ सीएनजी इज मोर देन द डीजल। जो सीएनजी होती है उसका कैलोरी मान डीजल से अधिक होता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत बताना है कि कौन सा गलत है। जल्दी से बताइए, वीडियो क्वेश्चन को दोबारा समझिए और आंसर बताइए। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज मोर देन एलपीजी। बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक होता है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। जबकि एलपीजी का जो कैलोरिफिक वैल्यू है वो बायोगैस से अधिक होती है। अब कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है वो समझते हैं पहले। The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value। मतलब जितना अमाउंट एक जो 1 किलोग्राम फ्यूल है वो प्रोड्यूस करेगा, जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा 1 किलो चीज़ या 1 किलो वो फ्यूल, वो उसकी कैलोरिफिक वैल्यू कहलाती है। मतलब यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं कि 1 किलो एलपीजी का जो कैलोरिफिक वैल्यू है वो ज़्यादा है 1 किलो बायोगैस से, तो अगर 1 किलो बायोगैस को हम जलाएंगे तो उतनी कम जो हीट उत्पन्न होगी वो कम हीट उत्पन्न होगी कंपेरेटिव टू 1 किलो एलपीजी, इसलिए उसकी कैलोरिफिक वैल्यू बायोगैस की कम है, एलपीजी की कैलोरिफिक वैल्यू ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ वो भी दे रखा है आपको समझने के लिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा और कि क्या रहता है ये पूरा।
यहाँ पर हमने बता रखा है कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ सम फ्यूल्स आर, जैसे काउ डंग केक रहता है वो हमारा 600 से 800 उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। अब देखिए ये चीज़ें ना जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता गया है, आपको ये वैल्यूज याद करने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी की मेमोरी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो ये सारी वैल्यू रट ले और फिर उसके बाद में एग्जाम में करके आए। तो आपको करना क्या है, आप एक थोड़ा लॉजिक सोचिए कि जो चीज़ें पहले यूज़ करते थे हम लोग ह्यूमंस जो यूज़ करते थे पहले, वो अब जैसे जैसे हम उसमें चीज़ें चेंज करते आ रहे हैं, जो जो एडवांसमेंट हमने यूज़ करते आ रहे हैं और नई चीज़ें पुरानी चीज़ों की जगह यूज़ करते आ रहे हैं, तो उनकी कैलोरीफिक वैल्यू अपने आप से बढ़ गई है। जैसे काउ डंग केक की उन्होंने 600 से 6000 से 8000 बताई है। फिर हम लकड़ी को यूज़ करने लग गए, लकड़ी की वैल्यू ज़्यादा होती है, काउ डंग से अच्छा रहता है लकड़ी। उससे के बाद जो कोयला होता है कोल, उसकी और वैल्यू ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है या हीट उत्पन्न कर रहा है। फिर बायोगैस को हम यूज़ करने लगे, तो बायोगैस कंपेरेटिवली और अच्छी है। देन हमने पेट्रोल को यूज़ करना शुरू करा, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू और ज़्यादा होती है, वो हम इंजनों या गाड़ियों में यूज़ करते हैं। देन केरोसिन है, केरोसिन की वैल्यू भी बहुत सिमिलर है पेट्रोल के। सिमिलरली डीजल, ये तीनों की वैल्यू जो है सिमिलर है, केरोसिन, पेट्रोल और डीजल की, ठीक है। मीथेन की कंपेरेटिव टू डीजल ज़्यादा रहती है, 50,000 यहाँ पर इन्होंने बताई है। उसके बाद में अभी जो हमने यूज़ करना शुरू किया है वो है सीएनजी और एलपीजी, ठीक है। तो सीएनजी की कम रहती है एलपीजी से, एंड सबसे ज़्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो रहती है हमारी हाइड्रोजन गैस की। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये हमने पूरा एक्सप्लेन करके आपको बता दिया है कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है और किस किस चीज़ की कितनी कैलोरीफिक वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। अ बस ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट। एक बस 12 मिनट तक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, देन एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 18 मिनट, और अगले 18 मिनट वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली। टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम। इस पूरे टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये बताना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ें बता रखी हैं। पहला 12 मिनट चली वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी बार 18 मिनट चली वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लीजिए अलग अलग और उस डिस्टेंस को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। वीडियो पॉज करिए और आंसर सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, उसके बाद में हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए पहला इन्होंने जो दे रखा है वो दे रखा है जो स्पीड 1 है वो हमारी 50 किलोमीटर पर आवर इन्होंने बता रखी है, और जो टाइम 1 बता रखा है वो दे रखा है 12 मिनट्स। तो सबसे पहले तो आपको उस टाइम को 12 मिनट जो दे रखा है उसको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 12 मिनट आपका आर से कैसे चेंज करेंगे, 12/16 जो हो जाएगा वो आपका आर्स हो जाएगा कि वो कितना कितने आर्स चली, 12/16 आर्स, ठीक है। यहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना होगा। तो जो D1 आया आपका वो कितना आया, डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम। जो भी स्पीड चली वो चली कितना, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम भी आपने आर में ले लिया, तो वो हो गया आपका 12/16। इस पूरे को जब 12/60, इस पूरे को जब आपने सॉल्व किया तो डिस्टेंस 1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 10 किलोमीटर। अब सिमिलरली हम दूसरे के लिए सॉल्व करते हैं, जो दूसरा उन्होंने स्पीड दे रखी है। तो सेकंड स्पीड जो थी उसके लिए उन्होंने दे रखा है 40 किलोमीटर। तो सेकंड स्पीड हमने 40 किलोमीटर लिख ली। जो सेकंड टाइम दे रखा है वो दे रखा है उन्होंने 18 मिनट्स। अब 18 मिनट्स को भी आपको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको 18/60, ये आपका 18 आवर टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो अब डिस्टेंस फिर से आपको पता करनी है। तो डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, D2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन 40 इंटू 18/60। आप 40 इंटू 18/60 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर। इसको सॉल्व करिए, 14 इंटू 18/60, डायरेक्ट आंसर आएगा आपके पास 12 किलोमीटर। अब आपको D1 और D2 को ऐड करना है, 12 + 20 आपका हो गया 22 किलोमीटर। तो वो कितना डिस्टेंस चला पूरा, 22 किलोमीटर। इसका आंसर देखते हैं कौन सा सही है। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 22 किलोमीटर। आई होप आपका भी आंसर सही गया होगा, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में गलत कथन पहचानिए। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज पीरियोडिक मोशन। पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है। सेकेंड, द मोशन ऑफ लाइट इज रेक्टिलिनियर मोशन। प्रकाश की गति सरल रेखीय गति है। थर्ड, द मोशन ऑफ प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ अ सितार इज ऑसिलेटरी मोशन। सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति है।
फोर्थ, ऑल पीरियोडिक मोशंस आर सर्कुलर मोशन, सभी आवर्ती गतियां वर्तुल या वृत्ताकार गतियां होती हैं। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत स्टेटमेंट बताना है। जल्दी से क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए और बताइए विच वन इज करेक्ट। Yes, the correct option is option number 4. All periodic motions are circular motion. इन्होंने कहा सभी आवर्ती गतियां वृत्ताकार गतियां होती हैं, ऐसा नहीं होता। पीरियोडिक मोशन सभी नहीं होती। ये नहीं होता है कि ऑल पीरियोडिक मोशन हमारे सर्कुलर मोशंस हो। सर्कुलर मोशंस वो कहलाते हैं जो एक सर्कल फॉर्म में करते हैं। जैसे कि अगर हमने एक कोई रस्सी में या कोई धागे में बांध के, कंकड़ बांध के पकड़ लिया, उसको घुमा रहे हैं, तो वो हमारा सर्कुलर मोशन में घूमेगा, उसका सेंटर हमारा हाथ होगा, ठीक है, तो वो हमारा सर्कुलर मोशन हो गया। पर अगर उसी पत्थर को हम पेंडुलम की तरह घुमा रहे हैं, ऊपर से हमने नीचे लटका दिया और उसे लेफ्ट राइट घुमा रहे हैं, तो वो हमारा सर्कुलर मोशन नहीं है, बट इट इज अ पीरियोडिक मोशन। इसलिए ऑल पीरियोडिक मोशंस आर सर्कुलर मोशन, दिस स्टेटमेंट इज गलत, इज रॉन्ग। ये जो फोर्थ है कि सारे सर्कुलर मोशंस, पीरियोडिक मोशन सर्कुलर होते हैं, वो हमारा स्टेटमेंट गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य हैं। फर्स्ट, इमेज इज इरेक्ट, प्रतिबिंब सीधा बनता है। बी, इमेज इज रियल, प्रतिबिंब वास्तविक होता है। सी, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। डी, द इमेज साइज इज सेम दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से बताइए, या कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मतलब ये चार में से आपको एक एलिमिनेट करना है, क्योंकि यहाँ पर नीचे तीन तीन के कोड दे रखे हैं, तो इन चारों में से कौन सा सही नहीं है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए दोबारा और जल्दी से आंसर देने का ट्राई कीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ACD। ACD हमारा करेक्ट आंसर है। कैसे देखते हैं, फर्स्ट है इमेज इज इरेक्ट, प्रतिबिंब सीधा बनता है। हम अपनी शक्ल देखते हैं वो समतल दर्पण या प्लेन मिरर में ही देखते हैं डेली, तो वो जो होती है इमेज हमारी, वो कैसी बनती है, जैसे हमें वैसे दिखाई देता है, सीधा, ठीक है। सेकंड जो करेक्ट है वो है सी, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, मतलब इनवर्स जो है इन्वर्टेड दिखाई देता है, हमें उल्टा दिखाई देता है। हमारा सीधा हाथ हमारे उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देता है, ऐसे करके इन्वर्टेड दिखाई देता है। जैसे सेल्फी में भी आपको इन्वर्टेड इमेज दिखाई देती है, बट अगर बैक कैमरे से आप लेते हैं तो आपको सही इमेज दिखाई देती है, वो डिफरेंस रहता है। सेम दर्पण या समतल दर्पण में भी वही चीज रहती है, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। डी क्या था, द इमेज साइज इज सेम दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है, उससे छोटा बड़ा नहीं दिखाई देता। ये तीनों करेक्ट है। पर जो सेकंड था, इमेज इज रियल, इमेज रियल नहीं होती। रियल इमेजेस वो होती हैं जिसको आप किसी पर्दे पर या प्लेन जगह पर उसको उतार सके वापस से, वो हमारी रियल इमेजेस कहलाती हैं। पर जो समतल दर्पण में जो इमेज बन रही है वो उसके अंदर बन रही है, उसको हम कहीं पर भी पर्दे पर उतार नहीं सकते, तो इसलिए इमेज रियल नहीं होती, वर्चुअल इमेज होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ साइंस। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, विज्ञान सीखने का अंतः विषयक क्षेत्र है। सेकेंड, साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, विज्ञान हमेशा अस्थायी है। थर्ड, साइंस प्रमोट्स स्केप्टिसिज्म, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। फोर्थ, साइंस इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ फैक्ट्स, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। इनमें से कौन सा सही नहीं है नेचर ऑफ साइंस के अनुसार, वो बताना है। जल्दी से बताइए, दोबारा क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। इज द करेक्ट आंसर इज साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, विज्ञान हमेशा अस्थायी है। ऐसा नहीं है कि विज्ञान हमेशा अस्थायी है, उसमें स्थायीपन होता है। अब फर्स्ट वाला कैसे ट्रू है वो देखते हैं। साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, हाँ इंटरडिसिप्लिनरी है, क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड है, आर्ट से रिलेटेड है, हम हर चीज़ की उसमें बात करते हैं, ठीक, इसलिए फर्स्ट हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड कैसे करेक्ट है, साइंस प्रमोट्स स्केप्टिसिज्म, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। जब भी हमारे सामने कोई थ्योरम, कोई रूल, कोई नया नियम कुछ आता है, तो हमारे को हमेशा ये चीज़ दिमाग में आ जाती है, इज इट राइट और इज इट रॉन्ग। तो हमारे को उससे क्या हुआ, संदेह आया। पर साइंस में हम क्या करते हैं, उस संदेह को अपने को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि प्रूफ्स अवेलेबल होते हैं हर चीज़ के, तो इसलिए हमेशा साइंस में संदेह बना रहता है कि वो चीज़ सही है या नहीं, और उसके बाद में दोबारा से उसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं अगर कुछ चेंज आते हैं विद टाइम। तो
फोर्थ था साइंस इज इक्विवेलेंट टू अ सेट ऑफ फैक्ट्स। साइंस जो है वो विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। हमारे पास हमेशा साइंस में डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स रहते हैं, जिसका हम एक सेट बना के एक पूरा थ्योरम या फिर कोई नया रूल बनाते हैं। इसलिए साइंस इज इक्विवेलेंट टू अ सेट ऑफ फैक्ट्स, इसलिए वो फैक्ट्स के सेट के इक्वल है। ये वाली बात हमारी सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो नॉट ट्रू है विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ साइंस, वो है साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव। विज्ञान हमेशा अस्थाई है। ऐसा नहीं है विज्ञान अस्थाई है, उसमें स्थायीपन होता है। बहुत सारे जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो पहले से बने हुए आ रहे हैं, वो अभी भी सही हैं। बट कुछ ऐसे रहते हैं जिनमें जो हम चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए अस्थाई तो नहीं बोलेंगे उसे। बट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। एज पर एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी द। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। फर्स्ट, ट्रू टू साइंस टीचर, विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ। ट्रू टू द चाइल्ड, बच्चे के प्रति निष्ठ। थर्ड, ट्रू टू द एनवायरमेंट ऑफ द स्कूल, विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठ। फोर्थ, ट्रू टू द क्लासरूम कल्चर, कक्षा कक्ष संस्कृति के प्रति निष्ठ। देखिए बहुत इजी है। जब भी पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की बात है, सीधी बात है, बच्चे के बारे में सब हमें पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें रखनी है। चाइल्ड सेंटर्ड था पूरा थीम उसका, तो इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए इसका आंसर, ट्रू टू द चाइल्ड, बच्चे के प्रति निष्ठ होनी चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, गुड साइंस एजुकेशन शुड बी द ट्रू टू द चाइल्ड, वो बच्चे के प्रति निष्ठ होनी चाहिए, मेन बात है ये। तो इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 78। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटीज ऑफ अ गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम इज सेटिस्फाइड बाय एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। फर्स्ट, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक। सेकंड, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक। थर्ड, एनवायरमेंटल पर्यावरण संबंधी। फोर्थ, प्रोसेस या प्रक्रियात्मक। जल्दी से बताइए 79 का कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। Yes, the correct option is option number 4, that is प्रक्रियात्मक या process। क्वेश्चन था which of the following validities of a good science education curriculum is satisfied by activity and experiment। एक्टिविटी अगर बच्चा कर रहा है और एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से, विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि हो रही है। तो एनवायरमेंटल से उसका कुछ लेना देना नहीं है, मतलब लेस, कम लेना देना है। हिस्टोरिकल और कॉग्निटिव से भी कम लेना देना है। बट वो प्रोसेस सीख रहा है, अगर वो कुछ कर रहा है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी कर रहा है, तो वो उसका प्रोसेस सीख रहा है कि क्या है, वो कोई प्रक्रिया कर रहा है। तो इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। अनु took her class 8 children to field trip. Which of the following could be the most appropriate objective फॉर दिस एक्टिविटी। अनु कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। ए, इट इनकरेजेस इंटरेक्शन अमंग चिल्ड्रन, ये बच्चों के मध्य अंत क्रिया को प्रेरित करता है। बी, इट प्रमोट्स प्रोसेस स्किल्स थ्रू कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस, ये ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है। सी, इट एनहांसेस ऑब्जर्वेशन स्किल्स अमंग द चिल्ड्रन, ये बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है। डी, इट ब्रेक्स द मोनोटनी ऑफ क्लास एज वेल एज ऑफ टीचर, ये शिक्षक और कक्षा की लय को तोड़ता है। इन चारों में से कौन सा जो है आपको बेस्ट कोड लग रहा है वो बताना है। ए बी सी सही है, बी और सी सही है, ए सी डी सही है, या ए और सी सही है। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन दोबारा समझिए और फिर आंसर दीजिए। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, ए बी एंड सी आर करेक्ट। ए बी और सी कैसे सही है और डी सही क्यों नहीं है, पहले ये देखते हैं। इट ब्रेक्स द मोनोटनी ऑफ क्लास एज वेल एज ऑफ टीचर, इसका जो उद्देश्य होता है, अगर कोई फील्ड ट्रिप पर ले जा रहे हैं तो वो मोनोटनी को तोड़ना या लय को तोड़ना उद्देश्य नहीं होता। बाकी सारे जो यहाँ दे रखे हैं कि बच्चों के मध्य अंतक्रिया को प्रेरित करता है, इंटरेक्शन अमंग चिल्ड्रन होगा, कहीं फील्ड ट्रिप पे जा रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक दूसरे से, ये क्या है, कैसे हो रहा है, तो वो इंटरेक्शन को बढ़ाएगा। इट प्रमोट प्रोसेस स्किल्स थ्रू कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, बच्चों को कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, सामने वो देख के समझ रहा है किसी भी चीज़ को, ना कि क्लासरूम में किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ के बारे में बात करके हम उसे समझा रहे हैं। वो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस ले रहा है, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ले रहा है, तो इसलिए बी भी उसका उद्देश्य होगा। सी, इट एनहांस ऑब्जर्वेशन स्किल्स अमंग द चिल्ड्रन, उससे बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ेगी, वो देखेगा, समझेगा क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, एनवायरनमेंट के बारे में चीज़ें समझेगा, फील्ड ट्रिप पे जा रहा है तो इसलिए सी भी उसका उद्देश्य होगा, पर डी इसका उद्देश्य नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन 1, ए बी एंड सी आर करेक्ट। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आपके लिए क्वेश्चंस फ्रूटफुल रहे होंगे। कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आगे के भी वीडियोस हम ऐसे ही अपलोड करते रहेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।